हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को इमाइल दुर्खीम के बारे में बताऊंगी। उनकी थ्योरी है डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन का सिद्धांत। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की पहली रचना थी, जिस पे उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। यूँ तो ये फ्रांसीसी भाषा में थी, बाद में इसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद कर दिया गया और जब इसे बोलते हैं द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें श्रम विभाजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विवेचना की गई है और इसका प्रकाशन 1893 में हुआ। दुर्खीम की ये जो रचना है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है आपका द फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन के प्रकार्य। अगला है नंबर 2 है कारण एवं दशाएं। अगला है श्रम विभाजन के सामान्य स्वरूप। इन तीनों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी श्रम विभाजन के प्रकार्य। प्रकार्य ऐसे कार्य जिससे समाज का हित हो, ऐसी चीज जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके सबसे पहले मैं प्रकार्य के अर्थ को स्पष्ट करना चाहूंगी। प्रकार्य के अर्थ में ये बताया गया है कि कोई भी गति व्यवस्था क्रिया, मतलब कि कोई काम हो रहा है सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी के लोगों के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसे कहेंगे गति या क्रिया, और उस क्रिया के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है। अगर आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो उसे ही हम प्रकार्य मानेंगे, ऐसा मानना है। इसके अर्थ के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे जो नोट्स हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप अगर उनको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप उंगली रख के और नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे बताना चाहूंगी कि सबसे पहले उन्होंने श्रम विभाजन को बताने से पहले सबसे पहले उन्होंने मॉरलिटी के बारे में बताया है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड मॉरलिटी, यानी कि श्रम विभाजन एवं नैतिकता। नैतिकता बहुत जरूरी है। नैतिकता के बिना आप कोई भी काम का बंटवारा, कोई भी काम नहीं कर सकते। समाज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर वहाँ नैतिकता नहीं रहती है तो क्या रहता है, दुराव, छिपाव, लड़ाई झगड़े या पक्षपात या और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। श्रम का सही बंटवारा नैतिकता के आधार पर ही होना चाहिए, कहना है इमाइल दुर्खीम का। इसके लिए उन्होंने अगला पॉइंट जो मेरा आप देख रहे हो स्क्रीन पे चल रहा है, अगला उन्होंने बताया है कि इसके लिए सबसे पहला हमें बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनका बंटवारा करना होगा, यानी कि बनाना होगा। नवीन समूहों का निर्माण, क्रिएशंस ऑफ न्यू ग्रुप्स। अगर हम अपने ग्रुप्स नए बनाएंगे और उनका बंटवारा कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा कि कौन क्या क्या करेगा, वो ग्रुप्स क्या क्या करेंगे, है ना। और अगला बताया है उन्होंने कि इन नवीन जो समूह हैं उनमें क्या पैदा करना, यूनिटी पैदा करना या सॉलिडरिटी। इन्होंने एकता बताया है। मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि नवीन समूह में एकता पैदा करना। कहीं कहीं पर आप लिखा हुआ पाओगे कि नवीन समूह में संश्लिष्टता पैदा करना। हिंदी के 2 वर्ड्स आपको बुक्स में देखने को मिलेंगी, एकता और संश्लिष्टता, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिडरिटी। यूनिटी भी बोलेंगे, लेकिन सही टर्म है इसकी सॉलिडरिटी, है ना। इस नवीन समूह में एकता पैदा करना। तो ये सारे काम किस बदौलत होंगे, केवल नैतिकता के आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर ही होंगे। अगर हमें काम का बंटवारा कर दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है और समूह भी बन गए हैं, लेकिन उनमें लड़ाई झगड़े हैं, वो एक दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं और उनमें एकता नहीं है, तो वो सही श्रम विभाजन नहीं कहला सकता है। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि श्रम विभाजन में नैतिकता होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है कि नवीन समूह का निर्माण, ताकि वो सारे समूह अपनी अपनी जगह रहकर अपने काम को कर सकें, जैसा कि आप देख पाते हो सोसाइटी में। और उन समूहों में जब अपना अपना काम कर रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। एक ने कुछ किया, दूसरे ने लिया, दूसरे ने कुछ किया, अगले को दिया। तो उनमें अगर यूनिटी होगी तभी वो अपनी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। अगर उनमें यूनिटी नहीं होगी तो वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। ये मैंने बताया आपको श्रम विभाजन के प्रकार में क्या क्या होना चाहिए। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि श्रम विभाजन के प्रकार में जो एकता पैदा होती है या सॉलिडरिटी जो पैदा होती है वो किस वजह से होती है। इसके लिए इमाइल दुर्खीम ने बताया है लॉज के बारे में, यानी कि कानून और संश्लिष्टता का मापन।
यानी कि कानून और एकता का मापन। एक ही मतलब है, संश्लिष्टता और एकता दोनों वर्ड्स में बोलूंगी क्योंकि आपको दोनों ही देखने को मिलेगी, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉलिडिटी। समझ ही गए होंगे आप लोग। हाँ, तो दुर्खीम में लिखा है कि एकता पूर्ण रूप से कैसी घटना है, एक मॉरल घटना है, यानी कि नैतिक घटना है। अगर हमारे ग्रुप्स में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो निश्चित रूप से हम कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए उन्होंने आगे बताया है कि सामाजिक एकता पूर्ण रूप से एक नैतिक घटना है जिसका प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित रूप से ना तो हम अवलोकन कर सकते हैं। भाई नैतिकता को आप कैसे मापोगे कि कौन सा ग्रुप कितना नैतिक है, कितना मॉरल अपनी ड्यूटी निभा रहा है, नहीं माप सकते हैं ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसमें लॉज को भी इन्वॉल्व किया है। उन्होंने कहा है कि इसका हम अवलोकन नहीं कर सकते और ना ही कोई हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ना ही माप कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक एकता का मापन श्रम विभाजन के प्रकार और इससे संबंधित जो हमारी कानून सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, कानून व्यवस्था, उसके प्रकारों के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारे समाज में कैसे एकता रहेगी। इसके लिए उन्होंने क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपको, कि कानून के प्रकार बताए और अगला है आपका एकता के प्रकार बताए। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरे नोट्स चल रहे हैं साथ में आपके स्क्रीन पे, तो उसमें सबसे पहले उसमें लॉ के बारे में बताया हुआ है, कानून के बारे में। कानून को दो तरीके से डिफाइन किया है माइल दुर्खीम ने। एक तो है रेप्रेसिव और दूसरा है रेस्टिट्यूटिव, यानी कि रेप्रेसिव दमनकारी कानून, अगला है रेस्टिट्यूटिव यानी कि प्रतिकारी कानून। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, कानून दो तरीके के बताए हुए हैं, दमनकारी कानून और दूसरा प्रतिकारी कानून। ये दो कानून जो है ना, साथ में दमनकारी कानून के भी पार्ट्स कर दिए हैं, दंडकारी और व्याप्त कानून। तो ये दो कानून हैं। और फिर मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं एकता के बारे में। एकता को भी दो तरीके से बताया उन्होंने कि समाज में जो सॉलिडरिटी है वो टू टाइप्स होती है, एक तो होती है मैकेनिकल एंड सेकंड होती है ऑर्गेनिक। एकता हमारी दो तरीके की पाई जाती है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। अब मैं पहले से आपको लॉ इसके बारे में बताना चाहूंगी कि यांत्रिक क्या चीज होती है। यांत्रिक का मतलब, जैसा कि पता लग रहा है आप लोगों को, यंत्र का मतलब होता है मशीन। उसी तरीके से इसको कहा जाता है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक एकता। और दूसरी होती है सावेवी। सावेवी जैसे हमारा और बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज है जिसके हाथ, नाक, कान, मुंह, नाक सब कुछ होते हैं और वो अपने सब का क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा उनका हो रखा है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी, हमारा शरीर, जो कि जिसमें आंख, नाक, कान, मुंह सब चीजें कैसी हुई हैं, लगी हुई हैं अपनी जगह और अपना अपना काम कर रही हैं, और जिससे हमारी बॉडी की, ऑर्गेनिक की क्या बनी हुई है, यूनिटी बनी हुई है। इन दो चीजों को बताया है। अब आप दोबारा कंफ्यूज होंगे इसको लेकर, दोबारा फिर मैं इसके लिए एक आपको, आपके हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, कानून और एकता का क्या रिलेशन है। कानून और एकता का क्या रिलेशन, उसका एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया है जिसमें लिखा हुआ है, दो तरीके के इसमें समाज बताए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे आप प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि आदिम समाज एंड मॉडर्न सोसाइटी यानी कि जटिल समाज। सरल समाज भी प्रिमिटिव को बोलते हैं और जटिल मॉडर्न को बोलते हैं। तो दो सोसाइटीज हैं जिनमें की दो तरीके के डिवीजन ऑफ लेबर पाए जाते हैं, एक जगह यांत्रिक पाया जाता है और एक जगह सावेवी पाया जाता है। तो आप देख पाएंगे कि उन श्रम विभाजन को किस तरीके से लॉज या कानून कंट्रोल में करते हैं ताकि वो श्रम विभाजन आराम से इजी तरीके से सोसाइटी में चलता रहे और सोसाइटी का जो सिस्टम है वो अच्छे से चलता रहे। तो इस डायग्राम के द्वारा बताऊंगी कि आदिम समाज में कानून कौन सा पाया जाता है, रेप्रेसिव, जो लिखा हुआ देखेंगे आप, और इसमें जो इनके जो एकता है वो कौन सी पाई जाती है, यंत्रवत यानी कि मशीनी। आप ज्यादातर आदिम समाजों में देखोगे तो पाओगे कि आदिम समाजों में क्या होता है कि केवल उनका ऐसा ग्रुप होता है कि उनका प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, सारी सब कुछ कैसी होती है, मैकेनिकल, जैसे एक मशीन का एक भी पुर्जा आप अलग कर दोगे, जैसे हमारा फैन है या और भी कोई चीजें हैं, उनकी एक भी कोई चीज आप स्क्रू ढीला कर दोगे, पूरी मशीन कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है। सेम वैसे ही प्रिमिटिव सोसाइटी में उनकी यूनिटी भी ऐसी ही होती है, यांत्रिक। उनका धर्म, उनका प्रथाएं, उनकी परंपराएं, उनके त्योहार सब कुछ कैसे होते हैं, उनमें यूनिटी बिल्कुल कैसी होती है, मैकेनिकल होती है। उस मैकेनिकल को कौन देखता है,
लॉ देखता है दमनकारी, यानी कि जो रेप्रेसिव मैंने बताया है, उनकी जो जी रेप्रेसिव लागू कौन करता है, रेप्रेसिव लागू करता है समाज का मुखिया, प्रथाएं, परंपराएं, धर्म, उससे वो लोग डरते हैं, जिसकी वजह से वो जो चीजें बताई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी आप लोगों को कि प्रिमिटिव सोसाइटी में आपका लॉ पाया जाता है दमनकारी यानी कि रेप्रेसिव, और उनकी जो यूनिटी है, उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर वो किस उसमें पाया जाता है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक और दमनकारी में जो है ना वो रिलेशन है, ठीक है। और जो अब मैं सरल समाज को जो डायग्राम में लिखा हुआ है, जो जटिल समाज यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में जो अपना लॉ पाया जाता है वो पाया जाता है प्रतिकारी। ये प्रतिकारी लॉ राज्य सरकार और कानून के द्वारा लागू किया जाता है, और इनमें जो एकता पाई जाती है वो सावयव, जैसा कि हमारा बॉडी या एक ऑर्गेनिक जिसके हाथ, नाक, कान, मुंह सारी चीजें होती हैं, है ना, लेकिन वो अपनी जगह रहकर काम का बंटवारा करते हैं। जैसे हमारी बॉडी की आंख, नाक, कान, मुंह सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको अलग कर दोगे, हाथ है हमारा, हेल्प कर रहा है बॉडी की, लेकिन इसको अगर हम काट के अलग कर दें तो ये कैसा अस्तित्व विहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसका अस्तित्व तभी है जबकि इस किससे जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो सेम ही यही चीज पाई जाती है आधुनिक समाज में। वहां श्रम का बंटवारा इसी तरीके से होता है। एक उनका जो सावयवी एकता की तरह उनकी एकता कैसी पाई जाती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सावयवी रूप में जुड़े रहते हैं और काम का बंटवारा होता है और वो श्रम का विभाजन करते हैं। और ये मेजरमेंट करता कौन है, किसकी वजह से कंट्रोल रहती है सारी चीजें, ये होती हैं प्रतिकारी कानून के द्वारा। तो मैंने अपने डायग्राम में जो बनाया है वो देख लें, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं आप लोगों को कि आदिम समाज को अलग बनाया है, उनमें कौन सा लॉ पाया जाता है, उनमें कौन सी एकता पाई जाती है। एक तरफ मैंने कानून लिखा है, एक तरफ एकता लिखी है, और कौन कौन सा किस तरीके। दोबारा बताना चाहूंगी आप लोगों को कि दो समाज है, आदिम समाज, एक आदिम समाज और दूसरा आधुनिक समाज। आदिम समाज में दमनकारी कानून पाया जाता है उनके, और वहां एकता कौन सी होती है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, मशीन की तरह काम करते हैं। सभी लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे होते, उतने ही जुड़े हुए होते हैं जितना कि मशीन। और दूसरा समाज है आपका आधुनिक समाज, जिसमें कानून जो है कौन कंट्रोल करता है, राज्य सरकार के द्वारा, जिसको प्रतिकारी कहते हैं, रेस्टिट्यूटिव भी बोल सकते हो आप, है ना। और उसमें एकता पाई जाती है एक ऑर्गेनिक की तरह, सावयव की तरह। ये दोनों चीजों को, इसी को उन्होंने डिफाइन किया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है आप लोगों से, तो मैं इसी से रिलेटेड ये चीज है कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। इसमें सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगी आप डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का विभाजन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये दोनों दो जो मैंने आपको एकताएं बताई हैं, एक तो यांत्रिक एकता वाले समाज और दूसरे सावयवी एकता वाले समाज। यांत्रिक एकता वाले समाज में श्रम का विभाजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, है ना। खाना पीना बस यही सब चीजें डिपार्टमेंट, इतने ही डिपार्टमेंट उनके होते हैं, और उनके जो बंटवारा है वो केवल कम मात्रा में होता है। और जो अपने सावयवी एकता वाला विभाजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं, उनकी वो जटिल समाज है, तो वहां विश्रम का विभाजन ज्यादा पाया जाता है। विशेषीकरण का मतलब है कि जब एक काम को बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन पाई जाए, तो वो स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषीकरण यांत्रिक एकता वाले समाजों में कम पाया जाता है, क्योंकि वो उनकी छोटी सी दुनिया होती है और सारे काम ऐसे होते हैं कि वो खुद ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम अगर आधुनिक समाजों को देखें तो हमारा सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में हम कितने सारे विभागों से जुड़े हुए होते हैं और एक ही काम को कितने सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ विशेषीकरण यानी कि आधुनिक समाजों में विशेषीकरण श्रम विभाजन में ज्यादा पाया जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, श्रम विभाजन जो यांत्रिक समाज में, यांत्रिक एकता वाले समाजों में विशेषीकरण कम मात्रा में पाया जाता है और सावयवी एकता वाले समाजों में ज्यादा पाया जाता है। विशेषीकरण यांत्रिक एकता वाले समाजों में कम पाया जाता है और सावयवी एकता वाले समाजों में ज्यादा पाया जाता है। अगला है आपका डिपेंडेंसी में यांत्रिक एकता वाले जो समाज हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ डिपेंड, वो सारे काम खुद ही करते हैं। और जो आधुनिक जो आपके सावयवी एकता वाले समाज हैं उनके अंदर डिपेंडेंसी कैसी है, वे दूसरों पर निर्भर करते हैं,
क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, एक ही काम को सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, बहुत सारे मिलकर कर रहे हैं, तो बहुत सारे विभाग हैं, तो उनकी निर्भरता जो है वो दूसरों पर ज़्यादा है। और जबकि यांत्रिक एकता वाले समाज यानी कि आदिम समाज के लोग खुद स्वयं निर्भर होते हैं। अगला क्या है कि अगला है आपका यूनिटी का, बेस्ड ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता का आधार। जो यांत्रिक एकता वाले समाज मतलब कि प्रिमिटिव सोसाइटी, वे खुद उनमें यूनिटी ज़्यादा पाई जाती है, और जो सावेवी एकता वाले समाज हैं उनमें यूनिटी इतनी नहीं पाई जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, उनमें यूनिटी का अभाव पाया जाता है। लॉ अगला है आपका, अगला पॉइंट है कानून। तो कानून दो प्रकार के हैं, जो पता ही है आपको कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में यानी कि आदिम समाजों में यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो है वो प्रतिकारी कानून पाया जाता है, जिसको कि राज्य सरकार लागू नहीं करती, बल्कि गांव का मुखिया, उनके धर्म, प्रथाएं, परंपराएं उनके द्वारा ही लागू किया जाता है। और कानून होते भी बहुत सारे हैं, छोटी छोटी चीजों को भी अपराधी मान लिया जाता है, और कोई भी चीज लिखित रूप में नहीं भी होती है, उनके यहाँ मुखिया जो कह देता है उसी को मान लिया जाता है। तो दोनों के कानूनों में भी अंतर है। फिर अगला मैं बताना चाहूंगी व्यक्ति के समाज से संबंध। इसमें जो है ना, व्यक्ति के समाज से संबंध डायरेक्ट होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है प्रत्येक व्यक्ति से, लेकिन जो सावेवी एकता वाले समाज हैं यानी कि आधुनिक समाज हैं, वहाँ जो श्रम विभाजन तो होता है लेकिन डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो काम तो सब एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से रिलेटेड रहते हो या संबंधित रहते हो। अपना अपना काम किया, अपनी ड्यूटी पूरी हुई और अपने चले गए, इस तरीके से, है ना। तो और अगला है अपराध। अपराध के लिए भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो यांत्रिक एकता वाले समाज हैं वहाँ अपराध बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे भगवान के लिए कुछ बोल दिया, धर्म के रिलेटेड कोई बात हो गई, कपड़े कैसे पहन लिए, कोई विवाह गलत तरीके से कर दिया, पीरियड्स के टाइम में आप वहाँ क्यों चले गए, यहाँ क्यों चले गए, उसको भी अपराध मान लिया जाता है। लेकिन हमारे जो सावेवी एकता वाले जो आधुनिक समाज है, वहाँ राज्य सरकार के द्वारा लिखित रूप में कानून होता है, तो वहाँ अपराध इतने नहीं माने जाते हैं। अगला है आपका धर्म। धर्म को मानने वालों में सबसे पहले नाम आता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में। वो धर्म को ज्यादा मानते हैं, उनके यहाँ छोटी छोटी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज सब कुछ धर्म से रिलेटेड होती हैं। लेकिन जो और उनका श्रम विभाजन भी धर्म से ही रिलेटेड होता है। और अपने जो आधुनिक समाज है जहाँ सावेवी एकता पाई जाती है, वहाँ धर्म को थोड़ा पीछे ही रखते हैं, इतना आगे नहीं लाते हैं। कुछ अपने और भी काम करते हैं, धर्म को थोड़ा पीछे रखते हैं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही थी भावना और नियम के बारे में। ये भावना और नियम के आधार पर जो अंतर पाया जाता है, वो यांत्रिक एकता वाले जो समाज हैं उनमें सामूहिक भावना पाई जाती है, लेकिन जो सावेवी एकता वाले समाज हैं वहाँ व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत नियमों, व्यक्तिगत फीलिंग्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, न कि सामूहिक। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी समाजों के प्रकार। दोनों के समाज अलग अलग होते हैं। एक समाज प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, यानी कि जो जंगलों में रहने वाले कबीले या दुर्गम स्थानों पर रहने वाले, वहाँ पाया जाता है यांत्रिक एकता वाले समाज। और जो सावेवी एकता वाले समाज हैं, हमारे नगर, महानगर, यानी कि जो भी नए समाज हैं, वहाँ ये एकता पाई जाती है। तो बताना चाहूँगी कि इन दोनों के आधार पर यांत्रिक एकता और सावेवी एकता में क्या अंतर होता है, इन पॉइंट्स के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, स्क्रीन पर हमारे नोट्स चल रहे हैं कि लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर क्या है तुर्की का। सार में मैंने बना दिया है कि किस तरीके से आदिम समाज है और किस तरीके से आधुनिक समाज है। आदिम समाज में एकता कौन सी है, कानून कौन सा है, और वहाँ जो कॉन्शियसनेस है वो कौन सा है, वो पूरा बना दिया है। और आप उसको देख लीजिएगा। दोबारा फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इमाइल तुर्की ने दो समाजों के बारे में बताया है डिवीजन ऑफ लेबर में, एक आदिम और एक आधुनिक समाज। इन दोनों में बताया है कि किस तरीके से लॉ पाए जाते हैं, और वो लॉ यांत्रिक और सावेवी एकता को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से समाज कंट्रोल वे में रहते हैं, यूनिटी रहती है उनमें, संश्लिष्टता पाई जाती है, सॉलिडरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। और श्रम विभाजन के साथ वो नैतिक रूप हमें देखने को मिलता है।